हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमपी सेट के 2024 के पेपर का एनालिसिस करेंगे डिटेल में। कौन कौन से क्वेश्चन किस किस यूनिट से आए थे और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे जो 1 से लेकर के 50 तक होते हैं ना, वो हमारे क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड का होता है ना, मतलब जो जीके जीएस वो वाले टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं वो सब होता है। ठीक है, 51 से हमारे लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एन एंजाइम प्रेजेंट इन ई कोलाई विच हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज। क्या होता है ये, एक ऐसा एंजाइम जो कि ई कोलाई में प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्वेश्चन आया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जिसमें आता है हमारा क्या, लैक ऑपेरॉन। तो ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु कॉइंड द टर्म सेंट्रोजोम फॉर अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट इंटरफेस नियर द न्यूक्लियस। किसने सेंट्रोजोम टर्म को कॉइन करा। तो ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये सेल बायोलॉजी का है। कौन सा है ये, सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कहाँ से, सेल साइकिल से। सेल साइकिल का ये क्वेश्चन है जिसमें सेंट्रोजोम का पूछा है, और ये पूछा है कि किसने डिस्कवर किया था। तो इसको बोवरी ने डिस्कवर किया था। टे सैक डिसीज़, आई सेल डिसीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पॉम्स डिसीज़, हर्लर सिंड्रोम एटसेट्रा डिसीजेस इन ह्यूमन आर कॉज्ड बाय द मेल फंक्शनिंग ऑफ। ये सारी डिसीजेस किसकी कमी से होती हैं या किसके मेल फंक्शनिंग से होती है, तो ये होती हैं लाइजोसोम से। अब इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मतलब सारों का एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है इसमें, क्योंकि मैंने अभी क्या इनके आंसर कीज देखी नहीं अच्छे से, बट ये इसका आंसर जहाँ तक है लाइजोसोम होगा। अगर आपको इसका कोई और आंसर लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, सो इन सारी डिसीज़ेस की ये जो कॉज होती हैं किसकी मेल फंक्शनिंग से होती है, हमसे वो पूछा था। तो ये भी हमारा किससे होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा सेल बायोलॉजी से जहाँ तक है लगता है मुझे ये होगा। तो सेल बायोलॉजी का हमें एक और क्वेश्चन मिला है ना। ओके, हु डिस्कवर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स को बेसिकली यहाँ पे किसने डिस्कवर किया है, तो एक और क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से मिला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं ना, उन्हें ये पता होगा कि हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं सेल बायोलॉजी भी पढ़ रही हूँ, यही वाला क्वेश्चन अगर हम उठा लें कि हमारा जो सेंट्रोजोम वाला क्वेश्चन आया था है ना, कि वो पूछा है किसने डिस्कवर किया। अब हमने सेंट्रोजोम के अंदर सब पढ़ लिया है कि वो क्या होता है, उसमें कितना क्या होता है ना, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या बनता है पूरा डीप में। लेकिन इसमें क्या पूछा उनने कि किसने डिस्कवर किया, ये किसने ये टर्म दिया। तो MP सेट में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही मिलेंगे, इसलिए आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ देखनी है। और जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ऐसे पढ़ें कि उनका ओवरव्यू ज़रूर लें कि किसने क्या डिस्कवर किया। अंदर अंदर से तो हम देखा नेट में, और जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नेट की तो करें, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसका ऊपर से आप ओवरव्यू ज़रूर लो कि किसने क्या डिस्कवर किया है, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब। ठीक है, तो क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन आया है। इसका ई स्ट्रेसबर्गर आंसर है, और इसमें आप और भी देख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन किससे आया, हमें सेल बायोलॉजी से ही आया है। ठीक है, क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया ये पूछा था, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अब आया है हमारा ये, एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, दिस थ्योरी इज़। ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी थी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने दिया था ये, कि एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बायोकेमिस्ट्री से आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें मिला। उसके बाद में, डेथ ऑफ ह्यूमन बींग ऑकर व्हेन हिज ब्लड pH इज बिलो। डेथ कब होती है ह्यूमन बींग की, जब उसका pH बिलो कब होता है वो बताना था इसमें। ठीक है, तो उसका 7 आंसर सही है। तो ये किसका क्वेश्चन है हमारा, ये भी बायोकेमिस्ट्री में कहलाएगा। ठीक है, ये pH वाले क्वेश्चंस तो ज़रूरी आते हैं, हर पेपर में ही आते हैं। डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज मेड ड्यूरिंग। अब सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, ये वो कब डिसाइड करता है, तो ये वो जीवन में ही डिसाइड करता है। ठीक है, ये भी हमारा सेल बायोलॉजी से आया। देखिए, सेल बायोलॉजी से अभी तक 5 क्वेश्चन हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटन डेविडसन मॉडल फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
तो इनमें से क्या नहीं है पार्ट ब्रिटन डेविडसन मॉडल का फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? तो इसका आंसर है प्रमोटर। अब ये जो मॉडल है फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये मुझे लगता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की बात हो रही है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय, तो ये इसमें आएगा डीएनए हेलिकेस। ये भी किसका है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। द एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है या कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहाँ तक है इसका आंसर मुझे लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर आप देख के और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? द एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज? ये क्वेश्चन जो है ये भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। आफ्टर फेगोसाइटोसिस ऑफ अ पैथोजन द रिजल्टिंग फेगोसोम फ्यूजेज विद द लाइसोसोम टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी सेल बायोलॉजी का है। जो फेगोलाइसोसोम वगैरह होता है ना, वो वाली चीज़ें पूछी हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज नॉट एक्टिवेटेड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कौन सा पाथवे एक्टिवेट नहीं होता है, ये पूछा है इसमें हमने। फिर अल्टरनेट होता है, क्लासिकल भी होता है, लेक्टिन भी होता है, ये वाला नहीं होता है ना, ये वाला हमने नहीं देखा इसमें। तो इसका आंसर भी यही वाला होगा। और ये क्वेश्चन किससे आया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का? ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है उससे, वो यूनिट है ना सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी, इसमें हम लिख लेते हैं सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। इससे भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला। इससे हम क्या सीख रहे हैं गाइस कि हमको कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। ये बहुत बेसिक मेथड है, लेकिन इससे एटलीस्ट हमको पता पड़ेगा कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको किस तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कप्पा एंड लैम्डा लाइट चेन में इसमें स्टेटमेंट क्या नहीं है सही, तो ये वाला जो है ये भी इम्यूनोलॉजी का है, ठीक है, ये भी इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास में आता है रेट्रोवायरसेस आर केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर बिकॉज, रेट्रोवायरसेस जो हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका आंसर होगा मे कैरी सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन्स इन देयर जीनोम, उनमें सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं, इसलिए रेट्रोवायरसेस करते हैं ये सब। तो ये किसका होगा? रेट्रोवायरसेस। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमने क्लास 12 में पढ़ी है रेट्रोवायरसेस के बारे में, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये हमारी वायरोलॉजी में आती हैं, मतलब हम माइक्रोबायोलॉजी अगर देखें, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ पोर्शन वहाँ से ये टॉपिक दिया हुआ है ना। तो हम इसमें टॉपिक लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि हमें रेट्रोवायरसेस से क्वेश्चन आया है, और ये हमारा कैंसर से, वही इम्यूनोलॉजी से ही हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन आया है ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर कॉजिंग वायरस कंटेन आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटीरियल? ऐसा कौन सा कैंसर कॉजिंग वायरस है जो कि आरएनए को एज ए जेनेटिक मटीरियल कॉज करता है? तो ये है HTLV1, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है। और इसमें से कौन सा कैंसर है? तो ये कैंसर से आया है मेनली। ये भी हमें कहाँ मिलेगा? इम्यूनोलॉजी से। इम्यूनोलॉजी से भी अच्छी खासी क्वेश्चन आए हैं गाइस। Now, which of the following technique result in targeted gene alteration by knockout, knock-in, precise editing and control expression? तो इसका आंसर है क्रिस्पर केस टेक्निक। ये क्वेश्चन आया है टेक्निक से। टेक्निक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए इस बार कि ये वाला बताओ कौन सी रेज, एक्स रेज क्या करती है ना, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। मेनली ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा जीन टेक्निक से आया है। वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड एज एक्स प्लांट टू रेज वायरस फ्री प्लांट? ये टर्म दिख रहा है वायरस फ्री प्लांट। तो वायरस फ्री प्लांट हमको जब भी बनाना है उसके लिए हम एपिकल मेरिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स BSc MSc कर रहे हैं उनको पता होगा ये हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं कि ये हमारे अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, प्लांट टिश्यू कल्चर है अप्लाइड में, अप्लाइड बायोलॉजी। और इसमें एक क्वेश्चन मान लेते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर से एक क्वेश्चन आया है PTC। और टेक्निक्स में भी हम इसे ले सकते हैं। A clinician wants to determine the global gene expression profiling of cancerous and non-cancerous liver tissues. Which of the following technique would be most appropriate for this purpose? तो एक क्लिनिशियन जो है उसको ये डिटरमाइन करना है कि जो ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है कैंसरस और नॉन कैंसरस लिवर टिश्यूज़ की, ठीक है। तो इसका आंसर जहाँ तक है मुझे DNA माइक्रो एरे लगा है, बट
इसका हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन हमारा आया है टेक्निक से, कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ नॉट अ प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज़, इम्यून डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या नहीं है, इम्यूनोलॉजी से आया है क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी से भी 5 क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टी सेल, टी सेल से क्या गलत है इसमें से, ये बताना है हमें। 6 क्वेश्चन। इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम, एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है कि जो नर्वस सिस्टम है वो किससे डिराइव हुआ है, तो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है। इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट डज द टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन, देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है, तो पीटीसी जो होता है इससे हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिला है ना, पीटीसी अलग से लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये देखने को मिला है, ठीक है। तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम कैलस कल्चर। रोटेशनल क्लीवेज इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, मैमल्स में होता है ये। एनिमल फिजियोलॉजी से एक और क्वेश्चन देखने को मिला है रोटेशनल क्लीवेज का, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी का है कि डेव बायो का है, ये बताओ एनिमल फिजियोलॉजी का है कि डेव बायो का है, ये क्वेश्चन है डेव बायोलॉजी का, ठीक है। हाँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज इज, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक और क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस बताना था, ठीक है। ओके, द पोर्शन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी प्लेन विच विल प्रोड्यूस द विंग्स इज कॉल्ड, ड्रोसोफिला जो बॉडी प्लेन होता है वो विंग्स जो प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा पोर्शन होता है, हमें ये बताना है। डेव बायो का एक और क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल इफेक्ट्स बाय वन जीन इज कॉल्ड, इसका आंसर प्लियोट्रॉपी होता है जहाँ तक है, और ये आया है जेनेटिक्स से। बराबर मतलब क्वेश्चंस तो आए हैं सारी यूनिट से, है ना, बट बहुत बेसिक यूनिट्स आए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल टेकिंग द डोर्सोलेटरल रूट विल बिकम, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया है कि डेव बायो फिर दूसरी यूनिट फिर डेव बायो फिर दूसरी यूनिट, ऐसा लग रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स टेकिंग द डोर्सोलेटरल रूट विल बी, क्या होगा इसमें से, ये क्वेश्चन भी आया है हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये एनिमल फिजियोलॉजी से आया है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। नेम ऑफ द कंडीशन ऑफ चाइल्ड प्रीमेच्योर एजिंग अपेरेंट बाय चाइल्ड फर्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन भी एनिमल फिजियोलॉजी से आया है, डिसीजेस वाले से। चेंजेस इन द टाइम एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर कैरेक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर एंसेस्टर इज कॉल्ड फाइलोजेनी, तो टाइम और रेट ऑफ डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं जो कि ऑलरेडी एंसेस्टर्स में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसका क्वेश्चन था ये हमारा इवोल्यूशन से आया है, इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन। अ पीरियड ऑफ चिलिंग विच कैन इन्हेंस द फ्लावरिंग सिग्नल इज नोन एज वर्नलाइजेशन, ये आया है प्लांट फिजियोलॉजी से, एक क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ए डी ई के जो होते हैं ना वो विटामिन से होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल होता है बी और सी, मतलब वाटर में सोल्यूबलाइज हो जाता है, इसलिए हमको वो चाहिए होता है रेगुलरली, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स के लिए क्या गलत है, दे एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ 550 to 600 नैनोमीटर ऑफ लाइट, ये गलत है, बाकी सब सही है क्योंकि ये 400 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये आया प्लांट फिजियो से क्वेश्चन, लिख लेती हूँ मैं, लास्ट में हम सब एनालिसिस करके देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, C2 C3 साइकिल बहुत ज़रूरी है, प्लांट फिजियो में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लाइट, एक तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, उसकी पूरी प्रोसेस, और ये तो फोटो रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है। मैं इसमें आपको गाइज आंसर्स मतलब डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि क्या है, हम बस ये देख रहे हैं कि किस यूनिट से कितने मतलब क्या क्या टॉपिक आया है और कितना आया है, ताकि उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करें। इसका जो डिटेल एनालिसिस है, मतलब एक एक क्वेश्चन किस जगह से, मतलब क्या टॉपिक क्या है, अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस यूनिट से कितने टॉपिक्स, कितने क्वेश्चन आए हैं। When organic acid is used as a separate substrate, the value of respiratory quotient S. तो ऑर्गेनिक एसिड को अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करते हैं तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू क्या होता है वो बताना है। तो इसमें आप आंसर देख लीजिएगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है
ये आया है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से, कंफर्म एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर इथिलीन बायोसिंथेसिस, ओके, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, हार्मोन बायोसिंथेसिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अगेन प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत क्वेश्चन आया प्लांट फिजियोलॉजी से। फाइटोक्रोम, अगेन प्लांट फिजियोलॉजी। द फ्री रनिंग रिदम दैट अपीयर टू बी डेली और डायरेनल आर प्रिफरेबली कॉल, इसको होगा सर्काडियम रिदम, और ये भी किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। टर्पिन, अगेन प्लांट फिजियोलॉजी, कितने क्वेश्चन है भाई प्लांट फिजियोलॉजी से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से है। एनिमल फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ठीक है, ये बताना है, प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट, ब्लड कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, लिम्फ कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, सीरम कंटेन्स ब्लड एंड फाइब्रिनोजन। तो इसमें से हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, अगेन एनिमल फिजियोलॉजी। The elastic cartilage that covers the opening of the larynx during swallowing is called, respiratory वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ द, अगेन एनिमल फिजियोलॉजी। ओरोसेरेटा, एनिमल फिजियोलॉजी। एंटी डायरेटिक हार्मोन कंटेन्स, क्या कंट्रोल करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, एनिमल फिजियोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन ज़रूर होता है, ये भी हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से आया, बहुत क्वेश्चन है एनिमल फिजियोलॉजी से सच में। विच सेल्स सिक्रीट इनहिबिन इन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन, एनिमल फिजियोलॉजी। प्रोस्टेट कैंसर इज कॉज्ड बाय विच प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एनिमल फिजियोलॉजी। प्रोस्टेट कैंसर किससे होता है, किस प्रोटियोलिटिक एंजाइम से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्नेट इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है इन्नेट इम्यून सिस्टम का जो कि इन्वॉल्व होता है इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन के रिलीज में कौन सा ऐसा वो है, ठीक है। तो इसमें मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स आते हैं। ये कहाँ का होगा, ये होगा हमारा इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनोलॉजी, ये प्रोस्टेट कैंसर वाला भी हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का था, ठीक है। नाउ ये आया हमारा जेनेटिक्स से, ठीक है, F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा है जेनेटिक्स से। फिनोमिना कोडोमिनेंस, ये भी जेनेटिक्स का है। टू जीन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, व्हाट इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अगर दो जीन्स बहुत पास में है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, ये भी क्या है, जेनेटिक्स का है। टेस्ट क्रॉस, जीनोटाइप ऑफ द F2, genetics. Inheritance of extra chromosomal mitochondrial DNA is achieved by maternally, genetics. F factor in a high frequency recombinant bacterial strain is of which type, F factor किस टाइप का होता है, ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, ये टॉपिक है जेनेटिक्स में। देखो गाइस, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये हो गया क्लाइनफेल्सन सिंड्रोम 47XXY, ठीक है, जिससे हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। In a population where frequency of dominant allele is 0.7, what would be the frequency of the homozygous dominant genotype, assuming the Hardy win by Wiggly? तो हमें जीनोटाइप निकालना है, ठीक है, 49 हो जाएगा इसका आप लोग एक बार और चेक कर लीजिएगा, ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। While bacterial regulatory system utilizes a dual system to sense and respond to environmental stimuli, signal transduction, signaling का क्वेश्चन एक। Dolly sheep is an example of genetics question. In situ biodegradation of contamination in soil by providing air or evolution to existing soil microorganism is, this is the question of diversity. Diversity का question है ये. Biosensor that measure the reaction to amylase, ये भी diversity का question है. Given below इज द डायग्राम ऑफ बायोसेंसर, आइडेंटिफाई द अननेम्ड कंपोनेंट, ये बायोसेंसर का डायग्राम है ना, ये सब काय में पढ़ते हैं हम, सेंसर, फिल्टर, माइक्रो प्रोसेसर, मेथड्स में ही पढ़ते हैं हम जनरली। इसको देखते हैं अपन किसका होगा ये, ठीक है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ रस्ट फंजाई मोस्ट मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन।
रस्ट फंजाई जो होती है ना, उसके क्वेश्चन आए ये, तो इसको हमें सही मैच करना है स्टेजेस। अब ये तो पता नहीं कौन सा है, ये शायद अप्लाइड का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अप्लाइड में हम ले सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन गाइज रिपीट हुआ, ये 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, तो हो सकता है 2025 में आ जाए, वैसे चांसेस तो कम है बट आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन इज ट्रू। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन क्या इसमें से सही है, ये हमें बताना था, ठीक है। तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, मार्कर्स, भाई टेक्निक्स मेथड्स इन बायोलॉजी, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। क्या बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, डिसीज वाले चैप्टर से आया है, तो ह्यूमन बींग्स में होती है, तो ये हेपेटाइटिस आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। साइंटिफिक नेम रेटस रेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या है रेटस रेटस, टॉटनम, सिनोनिम, होमोनिम या बेसिनम। तो ये हमारा आया है, अरे ये तो मुझे उसका लग रहा है, क्या कहते हैं ये टेक्निक्स, वो टेक्सोनॉमी वाले टॉपिक्स होते हैं ना हमारे, रेटस रेटस ये सारी चीज़ें उसमें ही आती हैं। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी होती है ना, डाइवर्सिफिकेशन क्लासिफिकेशन, जो 11th-12th में हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर, वो वाला है ये क्वेश्चन, उस हिसाब से दिया है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि नेट का हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, मतलब कि नेट में से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमें इनमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइटल ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स नेम। बाप रे, ये क्या मतलब, ऐसा क्वेश्चन है कि ये बुक का नेम है टाइटल, और ऑथर नेम बताना है कि किसने उस बुक को लिखा है। तो यार ये तो जब आप पढ़ते हो तब आपको याद होना चाहिए, है ना, तब देखना पड़ेगा किसने क्या लिखा है, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग रहा है ये तो। वर्ल्ड थीम क्या था ये बताना है। फाइटोटेल्मेटा इज, क्या होता है फाइटोटेल्मेटा, कंजर्वेशन एम्स टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन। कंजर्वेशन जो है वो किस चीज़ के बीच में बैलेंस बनाना चाहता है, ह्यूमन्स इन्वायरमेंट, ह्यूमन्स फिजिकल फैक्टर्स, एनिमल्स, प्लांट्स। मैनी बर्ड स्पीसीज ऑन आइलैंड्स विथ नो प्रेडेटिंग मैमल्स हैव। इसका क्या आएगा, many bird species on islands with no predating mammals have, I think, lost the reproduction ability। और फ्लाई होना चाहिए ना, अगर प्रेडेटिंग मैमल, देखो प्रेडेटिंग मैमल नहीं है तो वो क्या मतलब भूल जाएंगे, किस चीज़ में वो मतलब नहीं कर पाएंगे, किस चीज़ को लॉस्ट कर देंगे। देखो अगर कोई प्रेडेटिंग मैमल आएगा तो वो ऑब्वियस ही बात है उड़ेंगे, है ना, और अगर वो नहीं हो गए तो वो उड़ना मतलब लॉस्ट कर देंगे एबिलिटी टू फ्लाई, कुछ भी हो सकता है। स्पीसीज रिचनेस ऑफ, अच्छा ये इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, हाँ गाइस ये इकोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। सोची थी क्या है ये, बर्ड वाले क्वेश्चन हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। स्पीशीज रिचनेस ऑफ अ कम्युनिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं इकोलॉजी के अभी, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस ऑफ अ कम्युनिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है स्पीशीज रिचनेस, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एज ऑफ द कम्युनिटी। तो ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हो गए। कार्बन साइकिल इज अनयूजुअल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल बिकॉज, ये किसका क्वेश्चन आएगा, कार्बन साइकिल। हम किस में पढ़ते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन साइकिल, ये उसका क्वेश्चन है। देखो मतलब इतना पढ़ लिया है कि यूनिट्स भी याद नहीं हो रही कौन सी। यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज, आई थिंक ये ई उसका ही है यार, ये यूट्रोफिकेशन, ये सारी चीज़ें किस में हैं, डाइवर्सिटी में है शायद, या इकोलॉजी में है। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो इकोलॉजी का है क्वेश्चन। ग्रब गिव द आइडिया ऑफ, ग्रब ने किस चीज़ का आइडिया दिया था, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, होल कम्युनिटी का पढ़ता है तो इकोलॉजी आता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन। सक्सेशन इज अ नेचुरल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कम्युनिटी, यही जम रहा है इसमें, इकोलॉजी का क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट इज नोन एज, क्या है चिपको मूवमेंट, इकोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी,
स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमें ये बताती है कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, ठीक है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से हुई है लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली। ये है अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। यार ये उसका क्वेश्चन है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन में हम पढ़ते थे ऐसी चीज़ें, है ना, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। ऑर्डर ऑफ एराज, इवोल्यूशन के क्वेश्चंस आ गए, ये ज़रूर पढ़ लेना यार। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस बार, क्योंकि है ना ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी बट मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम कोई 5 या 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पेपर से देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना, ये वाला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एराज, ठीक है। द प्राइमरी लिविंग सेल्स वर, प्राइमरी लिविंग सेल्स क्या थे इसमें से, ये बताना था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैन्स इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कितने हो गए इवोल्यूशन से और क्वेश्चन, 1 2। विच, और ये क्या है मैन्स इवोल्यूशन का, देखा रामाप्थिकस, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये हर पेपर में आ रहे हैं क्योंकि जितने भी पेपर्स अभी मैंने देखे हैं ना और, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय मॉलिक्यूलर क्लॉक, मॉलिक्यूलर क्लॉक से क्या मेज़र हम कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इवोल्यूशन से ही। जेनेटिक डाइवर्जेंस इज नोन एज, जेनेटिक डाइवर्जेंस को हम क्या बोलते हैं, अगेन इवोल्यूशन का क्वेश्चन आया है। द इंटरैक्टिंग स्पीसीज इवॉल्व टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर इज कॉल्ड, को इवोल्यूशन, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, को एडेप्टेशन। इंटरैक्टिंग स्पीसीज जो कि साथ में इवॉल्व हो रही हैं उन्हें हम या तो को एडेप्टेशन या सिम्बायोसिस, इसमें से कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन भी अगेन इवोल्यूशन का है, इवोल्यूशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, इवोल्यूशन का है। एनिमल्स आर एक्टिव एट सनराइज एंड सनसेट टाइम, सच एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो कि एक्टिव होते हैं सनराइज में और सनसेट टाइम में, उन्हें क्या बोलते हैं, नेक्टर्नल, डायूरनल, क्रपस्कुलर, नॉन ऑफ द अबव। आई थिंक नेक्टर्नल है ना। इवोल्यूशन इन डिसऑनेस्ट सिग्नल कम्युनिकेशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर हार्म्ड, सिग्नल कम्युनिकेशन गाइज ये क्वेश्चन इवोल्यूशन का ही है, इवोल्यूशन के ही चल रहे हैं ये, ठीक है। बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इवॉल्व इन अ केयर ऑफ यंग, इसमें से कौन है ये ऐसा जो कि यंग की केयर में इवॉल्व हो जाते हैं, वो बताना था इवोल्यूशन। In several different samples of DNA are melted, it is found that the melting temperature is highest for those DNA molecules that contain the highest proportion of, किसका होगा मेल्टिंग ज़्यादा, बताओ बताओ किसका होगा। ये हमारा है, टेक्निक्स ले सकते हैं, मेल्टिंग नॉर्मली पूछा हुआ है, टेक्निक्स में आ सकता है ये, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकग्नाइज डिफरेंट टारगेट सीक्वेंसेज बट प्रोड्यूस द सेम स्टैगर्ड एंड्स और ओवरहैंग्स आर नोन एज, टेक्निक्स का क्वेश्चन। वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स अगर हमें देखने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्निक्स का क्वेश्चन। द एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस, एनोवा, एनोवा का क्या है इसमें से, ये एनोवा टेक्निक्स में आया है। सीक्वेंसिंग करना है तो क्या करेंगे हम, सैंगर सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसका नेक्स्ट जनरेशन था शायद इसका क्वेश्चन का आंसर, ये भी टेक्निक का क्वेश्चन है। वेरी प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कैन बी प्रोड्यूस इन रैट्स एंड माइस, इन किसमें वेरी प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, वो क्वेश्चन है। IACM is a diagnostic technique for visualizing virus particle by using virus specific antibodies conjugated to, किससे conjugated होती हैं टेक्निक्स। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक सैम्पलिंग स्टडी ऑफ बिहेवियर इज यूज फॉर द स्टडी इंट्रैक्शन बिटवीन, बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो किसके बीच में इंट्रैक्शन होता है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है अगेन। एमआरआई में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटॉन आयन सॉल्ट बाइल आयन्स यूज़ करते हैं। इन रेडियो एक्टिव डीके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन बाय द इजेक्शन ऑफ अल्फा या गामा, इनमें से कुछ, ठीक है। सो गाइस फाइनली हमारा ख़त्म हो गया है, फाइनली हमने आज देख लिए हैं कितने कितने क्वेश्चन काय से आए हैं, और आपको देख के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हर यूनिट से ही बहुत सारे आए हैं यार, मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी जब जाके निकलेगा भाई। देखो हमने देखा भी, सबसे पहले तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो देखो गाइस,
पेपर 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर के 1 के बिना कुछ नहीं होगा, तो पढ़ लेना। पेपर 2 की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उससे आए हैं 4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन। तो इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो CSIR नेट वाले बच्चे हैं वो अपना पढ़ते रहो। इसके लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना, अपनी BSc MSc की बुक्स होंगी, नोट्स होंगे, उनसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि इजी देखो यार, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना, एक बात कर रहे हैं अपन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अच्छे से पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन जैसे हेलिकेज वाला पूछ लिया, क्या पूछेगा, रेप्लिकेशन पूछेगा, ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा, ट्रांसलेशन पूछेगा, जीन एक्सप्रेशन पूछेगा, लैक ऑपेरॉन पूछेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा लोड नहीं लो, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में भाई अच्छे खासे क्वेश्चन आए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हैं सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसने डिस्कवर किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने डिस्कवर किया, सैंगर निकोलसन ने। कब किया, 1972। इस साल में किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया। तो ऐसी सारी चीज़ें पूछने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, इसलिए सेल बायोलॉजी में जो आपकी बुक रखी होंगी ना, BSc की, MSc की, जिसने MSc करी है, BSc करी है, वो बुक्स रीड कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री से भाई 2 क्वेश्चन है बस, तो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ लो। pH वाले क्वेश्चन हैं, एसिड बेस प्रॉपर्टी है ना, ये जो ऊपर से ये सारी चीज़ें पढ़ लो। सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी अच्छे खासे क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी से सेल सिग्नलिंग से भी अच्छे क्वेश्चन है, तो पढ़ना पड़ेगा। इम्यूनोलॉजी में ये लोग वायरस कैंसर इस पर बहुत उलझे हुए हैं, तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। रेट्रोवायरस वही कैंसर, इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। टेक्निक से आगे बताती हूँ, अप्लाइड से भी क्वेश्चन आए। प्लांट टिश्यू कल्चर मत छोड़ना, प्लांट टिश्यू कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ऐसी रैंडम वीडियो देख लेना प्लांट टिश्यू कल्चर की, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी से देख लो आप, यहाँ पे ये एनिमल फिजियोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो भाई एनिमल फिजियोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ना कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हाँ भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ऐसे नहीं पढ़ना। तो हमारी बुक होती है ना, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं, जो हमारी मैम बुक बताती है हमें, है ना, वो वाली बुक्स हम लेते हैं, तो उनसे आप पढ़िए ये एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। फिर आते हैं डेब बायो से भी क्वेश्चंस आए हैं। देन प्लांट टिश्यू कल्चर मैंने बता दिया था पहले। जेनेटिक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जिसमें हार्डी विनबर इक्वेशन हो गया, है ना, टेस्ट्रोस क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, मतलब कर लोगे तुम लोग, ऐसी बात नहीं है, तो जेनेटिक्स से भी कर सकते हैं। इवोल्यूशन में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, नॉट बैड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, ऊपर भी लिखे हैं मैंने। तो इवोल्यूशंस में भी आए हैं क्वेश्चन, तो पढ़ना पड़ेगा। प्लांट फिजियोलॉजी से भी आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, प्लांट फिजियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेनली तो देखो जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हम नेट के लिए पढ़ते हैं, हार्मोन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें पूछी हैं इन लोगों ने, तो वही सब हमको अच्छे से पढ़ना है। और जेनेटिक्स, सिग्नलिंग से, डाइवर्सिटी से, अप्लाइड से, टेक्निक से और इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आए। 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन इकोलॉजी से आए, और ये ऐसे ही आए, मतलब इजी क्वेश्चन ही आए ऊपर से। जो चीज़ें हम छोड़ देते हैं ना, मतलब हाँ ये कौन पूछेगा, ऐसी चीज़ें वो लोग पूछ रहे हैं। तो हमारा निकल के क्या आया है अभी तक, इसका ये इतना हमने जो एनालिसिस करा, इसका हमारा रिज़ल्ट ये निकल के आया है कि हमको 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। कब तक कंप्लीट कर लोगे नहीं कह सकते, 2 दिन 4 दिन जितने हो कंप्लीट करो, ठीक है। और सबसे पहला काम और क्या करोगे, सुन लो, जाना मत अभी, सुन लो। सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमने अभी 2024 का पेपर सॉल्व किया है, ऐसे ही 2023 का करोगे, ऐसे ही 2022 का करोगे, 17 का करोगे, 18 का करोगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे मैसेज कर देना कमेंट में, मैं करवा दूँगी, नो टेंशन। ये कर लेना पहले, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, है ना, नहीं तो समझाएगा कौन हमको इसलिए ये करना है। दूसरी चीज़, सबसे पहले हमने क्या करा, 11th और 12th की बायोलॉजी हमने कर ली, ठीक है। ये करने के बाद जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वीडियो में देख लेना फिर से। उसमें जो BSc की बुक है ना हमारी, BSc 3rd ईयर की, उसमें हमारे PTC ये सब पढ़ाया है अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। मार्कर्स वाली चीज़ें पढ़ लेना, जो मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मतलब इम्पोर्टेंट है। PTC, मार्कर्स हो गए, और जो BSc की बुक्स हैं उसमें हमने एनिमल, मतलब अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, एनिमल होता है, सेल साइकिल होता है, नॉर्मली जो बुक्स होती हैं उनसे पढ़ना है, डीप में नहीं पढ़ना है, इसके लिए नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है।
वो सारी चीज़ें रीड कर लेना। ऐसे रीड करना फैक्चुअल है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेट वाले बच्चे एकदम दिमाग से बिल्कुल घुस जाते हैं, पर इसमें चीज़ें घुसने वाली नहीं आती, इसमें फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और हाँ 11th-12th की वो कर ली, बीएससी का ये पढ़ लिया हमने जो भी टॉपिक्स हैं। और अगर नहीं मिलता है कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल नहीं, पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर करो। देखो कुछ क्वेश्चन तो आते हैं 5 से 10 जो किसी को नहीं पता रहते कि कहाँ से पूछा है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हम वो क्वेश्चन के एटलीस्ट आंसर तो कर लें याद, है उस टॉपिक को तो पढ़ लें, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और क्या बचता है, हाँ क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना, पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बना लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी एनालिसिस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी कैसे क्या पढ़ाई करनी है, बिकॉज इसके लिए ज़्यादा समझाइश नहीं दी गई है हमारे पास, इसलिए तो ये मेरा खुद का एक एनालिसिस था कि हम इस तरीके से करके कर सकते हैं चीज़ों को, है ना, ये हमें करना ही पड़ेगा। तो गाइज़ अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए सो कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे और ज़्यादा चीज़ें निकालने की, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। खुद से एक बार और एनालिसिस जैसे मैंने करा है ना गाइस, ऐसे फिर से करो और उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको पता पड़ेगा कि भाई मुझे कितना क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये तो बता दिया मैंने कैसे कहाँ से पढ़ना है, बट क्या कितना अप्रोच कैसा क्या पढ़ना है, तो ये आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि और चाहिए पेपर का, और चाहिए एनालिसिस या और एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।